हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम नाम शास्त्री अकाल। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में केमिस्ट्री के। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका वीडियो नंबर 7। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दैतीय मीन्स से क्या होता है? दैतीय मीन्स हम बोल सकते हैं एक प्रकार से दिग प्रकृति, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं दोहरा। तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति, तो जैसे कोई आम इंसान, अगर किसी का एग्जाम्पल लिया जाए तो ऐसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का टीचर के प्रति कोई अलग बिहेवियर होता है, अलग व्यवहार होता है। स्टूडेंट का अपने फैमिली के साथ में कुछ अलग बिहेव होता है। तो वहाँ पे जो उसका बिहेवियर दो टाइप से देखने को मिल रहा है, एक तो टीचर के प्रति, दूसरा फैमिली के प्रति। तो यहाँ पे अलग होगा और यहाँ पे क्या होगा? अलग होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अपना दोहरा प्रकृति दिखाएगा, मतलब ये कहीं पे अपना अलग मान दिखाएगा या कहीं पे अपना अलग व्यवहार करेगा और किसी के साथ अपना अलग व्यवहार करेगा। हम लोग आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक था, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक कण होता है, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन एक तरंग भी होता है। तो तरंग को हमें कौन बताया था? तरंग को हमें बताया था श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक था और इसको रदरफोर्ड ने अपने प्रायोगिक मॉडल से निकाला था। रदरफोर्ड ने अपने प्रायोगिक मॉडल से निकाला था। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे दोहरा प्रकृति, मतलब दोहरा बिहेवियर होगा। कैसे कैसे? एक तो इलेक्ट्रॉन कण का बताएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन तरंग का भी बताएगा। अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कण कैसे बताएगा, तरंग कैसे बताएगा। अगर मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई कण है और ये कण स्थिर है, तब इसे हम बोलते हैं पार्टिकल सही है, या फिर ये कोई कण है। अगर यही तरंग गतिशील हो जाए और अधिक वेग से गतिशील हो जाए, तो यही तरंग हमारे आँख से निकल जाएगा, और जिससे निकलेगा तो हमें महसूस होता है कि कोई तरंग या फिर किसी तरंग के रूप में चलता है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कण की भांति और तरंग की भांति दोनों व्यवहार करता है। तो एक वैज्ञानिक था जिसे हम लोग प्लैंक के नियतांक में पढ़े हैं, प्लैंक सिद्धांत में। तो प्लैंक ने क्या बताया? प्लैंक ने बताया कि कोई अगर तरंग होती है, इन्होंने तरंग के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि अगर कोई तरंग होती है तो तरंग की जो ऊर्जा होती है वो म्यू के समानुपाती होता है। म्यू मतलब तो उस तरंग की आवृत्ति। प्लैंक ने बताया कि कोई तरंग होती है तो उस तरंग की जो ऊर्जा होगी वो म्यू के समानुपाती होता है, मतलब आवृत्ति के समानुपाती होता है। अगर यहाँ से हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, एक नियतांक आएगा एच इंटू न्यू। अब एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक का नियतांक। एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक नियतांक, जिसका मान होता है 6.623 गुणे 10 की घात -34। अभी हम आगे बात करने वाले हैं। एक तरफ ले लिया आइंस्टीन, एक तरफ आइंस्टीन का। आइंस्टीन ने ऊर्जा और मास में ये कण के लिए बताया। इन्होंने आइंस्टीन ने किसके लिए बताया? कण के लिए। और प्लैंक ने किसके बताया? तरंग के लिए बताया। तो आइंस्टीन ने बताया कि अगर कोई कण है तो उस कण की ऊर्जा और द्रव्यमान में एक संबंध होता है, E बराबर mc²। ई को हम लोग बोलते हैं एनर्जी, एम होता है मास, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल है। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग इसके पहले पढ़ के रखे हैं, सी बराबर लेमडा इंटू न्यू। प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ से हम लोग म्यू का निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ से अगर म्यू का निकालते हैं तो म्यू का मान आ जाएगा म्यू बराबर सी अपान लेमडा। अगर यहाँ से आ गया सी अपान लेमडा, तो म्यू की यहाँ पे रखते हैं म्यू का मान, तो ये हो जाएगा ई बराबर एच इंटू सी अपान लेमडा। इतना हो गया। अब यहाँ से लेमडा इसे सही से लिख लेते हैं, ई बराबर एच सी अपान लेमडा। इसे मान ली क्वेश्चन नंबर 1। और ये आइंस्टीन ने क्या दिया था? आइंस्टीन ने दिया था ई बराबर mc²। इसे मान ली क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों की जो एनर्जी है, दोनों की जो ऊर्जा है, ये इक्वल है, क्योंकि एक ही कण है, यही पदार्थ कण होगा और यही तरंग भी होगा। तो दोनों की जो ऊर्जा होगी वो बराबर होगी। तो एच सी अपान लेमडा बराबर किसके हो जाएगा? mc² के। इतना हो गया। अब यहाँ से सी की वैल्यू कट जाएगी, कितना बचा? एच अपान लेमडा बराबर कितना बचा? mc।
अब एम सी को लेमडा का मान यहाँ से निकालते हैं तो लेमडा बराबर हो जाएगा एच अपान एम सी। अब यहाँ से एक सूत्र की बात अगर करें, कुछ ऐसे बच्चे थोड़े से थे बदतमीजी कर रहे थे। तो अगर यहाँ से एम और सी के बारे में बात किया जाए तो यम और सी, ये यम जो है यम द्रव्यमान और सी क्या है वेग। तो जानते हो अगर द्रव्यमान और वेग का गुणा किया जाए तो वो संवेग के बराबर आता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग के क्या होता है बराबर होता है। तो अगर ऐसे लेमडा बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा एच अपान पी। यही होता है किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य, या फिर जब कोई कण गतिशील होता है या फिर जब कोई कण तरंग की अवस्था या तरंग का गुण व्यक्त करता है तो उसका तरंग दैर्ध्य कितना आएगा एच अपान टी। तो आई होप आशा करता हूँ कि आप लोग को यह डेरिवेशन बढ़िया से समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से मैंने किया इलेक्ट्रॉन की दैर्ध्य प्रकृति के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कण भी होगा, इलेक्ट्रॉन तरंग भी होगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर कण है तो ये कौन दिया था, रदरफोर्ड ने खोजा था अपने प्रायोगिक मॉडल में, और इलेक्ट्रॉन अगर तरंग है तो ये कौन खोजा था, श्रोडिंगर ने। तो यहाँ पर हम दो वैज्ञानिक की बात करते हैं, एक तो प्लैंक सिद्धांत का, दूसरा आइंस्टीन का। तो प्लैंक ने क्या बताया, प्लैंक ने बताया कि कोई ऊर्जा अगर हमारे पास है तो वो ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। और जब इसको हटाएंगे तो एक नियतांक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक नियतांक। अब इसका मान यहाँ पे लिखा हुआ है इतना जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। अब ये आइंस्टीन ने बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन कण है तो कण के बीच में इन्होंने ऊर्जा और मास के बीच में संबंध बताया था, E बराबर एम सी स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने सी आप सबको मिलवा दिया, सी है क्या, सी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल होती है भैया कितना, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पे ये म्यू का मान हमें रखना है, तो म्यू का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूले का जिसकी सी बराबर लेमडा इंटू म्यू। अब म्यू का मान यहाँ से हम निकालेंगे, म्यू बराबर कितना आ गया, सी अपान लेमडा आ गया। अब ये म्यू का मान, ये म्यू का मान यहाँ पे रखा तो ई बराबर एच सी अपान लेमडा आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिए, तो तरंग का हो गया एनर्जी और एक कण का एनर्जी हो गया। लेकिन जब कोई एक ही पदार्थ है वो दोनों अवस्था को व्यक्त कर रहा है तो उसमें दोनों की जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा इक्वल होगी। तो ऊर्जा इक्वल करके मैंने यहाँ पे इसी वैल्यू एच सी अपान लेमडा और ये यहाँ पे लिखा एम सी स्क्वायर। यहाँ से सी एक सी कट जाएगा क्योंकि ये भी प्रकाश की चाल है, ये भी प्रकाश की चाल है। तो आगे एच अपान लेमडा बराबर हो जाएगा एम सी, या फिर यहाँ से अगर लेमडा तरंग दैर्ध्य का मान निकालें तो तरंग दैर्ध्य बराबर एच अपान एम सी आ गया। अब यम और सी मतलब द्रव्यमान और सी क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश का वेग। तो द्रव्यमान गुणे प्रकाश का वेग बराबर होता है किसके, संवेग के होता है। तो इसके स्थान में लिख सकते हैं पी। यही होगी, इसी को हम लोग डेरिवेशन करने वाले थे कि जब कोई कण दो प्रकृति को व्यक्त करता है तो उसका जो तरंग दैर्ध्य आता है वो लेमडा अपान एच अपान पी के बराबर होता है। अब अगला हम लोग बात करने वाले हैं हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग बात करने वाले हैं हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। अभी ये जो हाइजेन भी एक वैज्ञानिक था, इन्होंने अपना अनिश्चितता का नियम क्यों दिया, तो इन्होंने पहले किसी कण की स्थिति को ज्ञात किया। स्थिति मतलब स्थिति को हम दिखाएंगे डेल्टा एक्स से, और किसी कण किसी तरंग के संवेग को ज्ञात किया, संवेग के परिवर्तन को हम लोग दिखाएंगे पी से। अभी थोड़ा संवेग के बारे में बात करते हैं। अगर संवेग को हम यहाँ पे पी लिखा तो पी बराबर होता है यम इंटू म्यू होता है, यम इंटू वी होता है। अब यहाँ पे जो संवेग होता है, संवेग का जो मास होता है, मास कांस्टेंट वैल्यू होती है और वेग में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे हम डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन लिखेंगे, डेल्टा पी बराबर यम तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है और यहाँ पे इसमें परिवर्तन होगा, इसे हम लिख दें डेल्टा वी। तो डेल्टा पी बराबर यम आ गया, यम इंटू डेल्टा वी। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कल। थैंक यू दोस्तों, आई होप आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग अच्छे से अपने नोट्स को बनाते चलिए। अब आगे कल हम लोग बात करेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत।